तब उस वक्त हमें सोसाइटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है। ऑल्दो कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ किसी ने बोल दिया कि ठीक है अब कब तक ट्राई करते रहोगे, अब बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ऑलरेडी, तो इतने हाई कंपटीशन में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। सबको यही बोलती हूँ कि आप है ना बार बार वही सोचो कि जब आपने ये स्टार्ट किया था आपने ये सोचा था कि आपको एक सिविल सर्वेंट क्यों बनना है, वो जो आपकी एक मोटिवेशन थी ना वो बहुत ही रियल और बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप्स एंड द ब्रेकअप्स, तो ये सब ऐसी चीजें हैं कि आज की रियलिटी है, हमारी प्रेजेंट जनरेशन की ये रियलिटी है। तो ये कोई ऐसी कोई नेगेटिव चीज नहीं है, कोई डीमोटिवेशनल फैक्टर भी नहीं है, और सबका मोटिवेशनल फैक्टर्स कुछ डिफरेंट होते हैं। अगर कुछ लोगों को लगता है कि वो अपने ब्रेकअप के बाद ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं टू डू समथिंग गुड, तो कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। ये सब कोई मोटिवेशन नहीं है, ये बहुत ही टेम्पररी मोटिवेशन होती है। आपको जो सिविल्स की प्रिपरेशन है ये बहुत ही लंबे टाइम तक आप लोगों को करनी है। जैसे कि हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम हाय यूपीएससी फॉर यू। हाय। हेलो मैम। सो फाइनली दोस्तों, हम लोगों के साथ में जो है प्रियंका गोयल मैम जुड़ चुकी हैं, और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मैम आप जो है हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, उनको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें ताकि आप लोगों के जो है मतलब लोग आपके विषय में जान पाए। Hello everyone. First of all, thank you very much for joining this live session. I am Priyanka Goyal and I have secured All India Rank 369 in UPSC Civil Services Examination 2022. And I already mentioned in a morning video that I will be sharing or rather discussing about my strategy, my journey, and then further I'll take all of your doubts. और जैसा कि अभी आदित्य ने कहा कि कुछ स्पेसिफिक लोगों को हम अपने साथ लाइव में ऐड कर लेंगे जिनको कुछ अलग से गाइडेंस या डिस्कशन की जरूरत है, बट उससे पहले हम एक बेसिक डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम आपके डाउट्स लेंगे। आदित्य हम ऐड बाद में करेंगे, पहले हम एक जी बिल्कुल कर लेते हैं। यस मैम। सो सबसे पहले जो है आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस आते जाएंगे कमेंट सेक्शन में, हम लोग पूछते जाएंगे एंड मैम जो है उसके आंसर्स करती जाएंगी, और देन उसके बाद जो है हम लोग लास्ट में जो है जो भी एस्पिरेंट्स होंगे, बिकॉज सभी को तो ऐड करना पॉसिबल नहीं रहेगा, बट जिन लोगों को किया जा पाएगा उनको हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैम, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, जो कि 6th अटेम्प्ट था। अच्छा मैम, आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि बिकॉज मैंने आपकी भी स्टोरी पढ़ी, मैंने आपको ज्वाइन करने से पहले गूगल किया था आपके बारे में, तो मैंने देखा कि आपका जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ अटेम्प्ट जब नहीं निकले तो आपका प्लान भी क्या था, या मतलब आपका ऐसा था कि सिक्स अटेम्प्ट में पूरी जान लगा देंगे और देन जो भी चीजें? आदित्य, ऑल्दो मैंने ये स्टार्टिंग से सोचा हुआ था कि मैं अपने सारे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट करूंगी, मैं लास्ट तक ट्राई करूंगी जब तक नहीं होगा, उसके बाद अगर तब भी नहीं हुआ तो फिर कुछ सोचेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर जो भी लोग सुन रहे हो प्लीज मेक श्योर कि आपका कोई प्लान भी जरूर हो, और आप एक दो अटेम्प्ट्स तक आप डेडिकेटेडली पढ़ाई कर सकते हो सिविल सर्विसेज की, बट उसके बाद प्लीज मेक श्योर कि यू हैव अ प्लान बी, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। मैंने भी अपने 4th या 5th अटेम्प्ट के बाद जनरली ये सोचना स्टार्ट कर दिया था कि मैं क्या करूंगी, और उसके ऑल्दो मैं साथ साथ अपनी पढ़ाई करती रही अपनी सिविल्स की, बट स्टिल मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि अगर ये नहीं होता है तो उसके बाद मैं क्या करूंगी। और यही मैं बाकी सबको भी बोलती हूँ कि प्लीज सिविल सर्विसेज सिर्फ एक एग्जाम है, आप इस एग्जाम को एक एग्जाम की तरह कंसीडर करो, डू नॉट मेक इट योर लाइफ और योर कि भाई इसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारी लाइफ में। जस्ट टेक इट एज एन एग्जाम, उससे आप होपफुल भी रहोगे, थोड़े से पॉजिटिव भी रहोगे, और अगर आपके पास अच्छा प्लान भी होगा तो मुझे लगता है कि आप बिना किसी टेंशन के बेटर पढ़ाई कर पाओगे। यस बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, जैसे मतलब आपका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये नहीं निकले,
तो बिकॉज ऑलरेडी जो है मतलब एक समाज का भी प्रेशर हो जाता है हम लोगों पे कि समाज जो है बोलने लगता है एक टाइम पे कि आप जो है इतने अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुके हो, या मतलब कभी कभी ऐसा खुद को लगने लगता है कि यार अब तो नहीं हो रहा है तो इसके बाद क्या करें। देन आपने इन सारी चीजों को कैसे मैनेज किया? आदित्य, ये सब बातें ऐसी होती है कि कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि हमें अफेक्ट करे या ना करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, हमें पता होता है कि हमें यही करना है, हमारा क्या ड्रीम है, और हमारे पास उसकी इंस्पिरेशन होती है करने की, तब उस वक्त हमें सोसाइटी बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करती है। ऑल्दो कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, किसी ने बोल दिया कि ठीक है, अब कब तक ट्राई करते रहोगे, अब बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ऑलरेडी, तो इतने हाई कंपटीशन में सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो सेल्फ बिलीफ जो एक होता है ना, वो हमें बना के रखना चाहिए। खुद की कैपेबिलिटी पे हमें सबसे पहले ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही मुझे लगता है कि बाकी के लोग हम पे ट्रस्ट कर पाते हैं। और अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सेल्फ बिलीफ हमें उतनी पावर दे देता है कि हम अपने ड्रीम को परस्यू कर सकते हैं। तो जब भी कोई मुझसे पूछता है कि आपने इतने टाइम तक खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा, तो मैं उन सबको यही बोलती हूँ कि आप है ना, बार बार वही सोचो कि जब आपने ये स्टार्ट किया था, आपने ये सोचा था कि आपको एक सिविल सर्वेंट क्यों बनना है। वो जो आपकी एक मोटिवेशन थी ना, वो बहुत ही रियल और बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर वो आपके पास है, तो तब मुझे लगता है कि दिस इज नॉट, मतलब कोई इतनी इजीली आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, नॉट वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। आपको कभी कभी लो फील हो सकता है, कभी कभी डीमोटिवेटेड भी फील हो सकता है जब एग्जाम नहीं निकलता या फिर बहुत से लो फेजेस आते हैं लाइफ के। लेकिन आप उनके अंदर पेशेंस बना के रखो। आप गिव अप करने वाली स्पिरिट अपने अंदर नहीं लेकर आओ, और ये सोच के चलो कि मैंने ये स्टार्ट क्यों किया था। अगर आप वो चीज लेकर चलोगे तो मुझे लगता है कि उतना डिफिकल्ट नहीं है इसको परस्यू करना। अच्छा मैम, यहाँ पे जो आप मतलब एक बात कह रही है कि आपने क्यों स्टार्ट किया था, बट कभी कभी होता क्या है ना कि बिकॉज इसमें ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, किसी लोग का जो है पावर के लिए लोग स्टार्ट करना चाहते हैं इस चीज को, या देन कुछ लोग जो है अपने फैमिली के लिए इन सारी चीजों को करना चाहते हैं, कुछ लोग वही ब्रेकअप थोड़ा के मेरा प्यार वाला ये सारी सिस्टम होती है। तो इन सारी चीजों को ऐसे कैसे मतलब मान लीजिए वो बैग जा करके इन चीजों को सोचता भी है कि यार मैंने पावर के लिए स्टार्ट किया था, और देन उसको दिखता है कि जो है और भी जगह पे जो है ऐसी पावर्स अब अप्लाई हो रही है, बिकॉज आप जो है पॉलिटिशियन बन सकते हो, उसमें जा सकते हो। तो क्या ये मोटिवेशन वर्क करता है या नहीं करता है? जो मोटिवेशन की आप बात कर रहे हो आदित्य, जी। ये मुझे लगता है कि बहुत टेम्पररी एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। जैसे कि पावर, प्रेस्टीज, और हम लोग सुनते हैं कि जो भी हमें बेनिफिट्स मिलेंगे गवर्नमेंट के, कि हम देखते हैं कि हाँ, कि घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी और उसमें। आजकल वैसे भी यूट्यूब पे तो सारी चीजें वायरल हैं, तो लोग हाँ, आधे तो उसी में आ रहे हैं। ऑलरेडी इन जी। सब चीजों को बहुत ज्यादा ऐसे हीरोइक स्टाइल में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब कोई मोटिवेशन नहीं है, ये बहुत ही टेम्पररी मोटिवेशन होती है। आपको जो सिविल्स की प्रिपरेशन है, ये बहुत ही लंबे टाइम तक आप लोगों को करनी है। जैसे कि स्पेशली अगर एक, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अगर आपको क्लियर हम्म। करना है, तो उसके लिए भी आपको 1 से 1.5 साल की तो बहुत डेडिकेटेड प्रिपरेशन आपको चाहिए। और उसके अंदर अगर आप ये सोचकर करोगे कि मुझे ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप 20-25 दिन से भी ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे। आपकी जो रियल मोटिवेशन है, वो मुझे लगता है आती है कि जब आप ये सोचते हो कि आपको अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, आपको अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, और आपको अपने पोटेंशियल पर उतना यकीन होता है कि हाँ, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं अपनी यस। सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो वो आई गेस एक रियल मोटिवेशन हो सकती है इस फील्ड में। और उसके अलावा जो ये हम देखते हैं कि मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स एज मोटिवेशन आजकल दिखा रहे हैं कि आईएएस की एंट्री कैसे हो रही है, उसकी पावर देखिए, ये देखिए, ये सब बहुत ही टेम्पररी मुझे लगता है कि कुछ हमारे मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, जो कि एक रियल एस्पिरेंट मुझे लगता है कि नहीं उसके हाँ, हो एक टाइम सकते। के लिए, उसके बाद जो है सारी चीजें चली जाएंगी कि हाँ, क्या है जब क्या आप नहीं। अपने दिल बिल्कुल। से आप अपने दिल से एक्चुअली कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। और सिविल सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन तक लिमिटेड नहीं है, ये सेल्फ ग्रोथ के बारे में भी है।
तो जब हम अगर कोई एम्बिशियस है या फिर कोई चाहता है कि वो कुछ बहुत अच्छा करे लाइफ में, उसके पास ग्रोथ की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो, तो भी लोग सिविल सर्विसेज को एज करियर ऑप्ट करते हैं। बिकॉज जितनी डाइवर्सिटी और जितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हमें ये करियर प्रोवाइड करता है, उतना बाकी करियर में थोड़ी सी कम अपॉर्चुनिटीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो अच्छा मैम, एक क्वेश्चन जो है मतलब इंटरव्यू में भी ज्यादातर पूछा जाता है कि आपने इसे क्यों चूज किया। तो अगर जो मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने इसे क्यों चूज किया, तो आपका आंसर क्या होगा? um, मेरा यही सेम आंसर है आदित्य जो मैंने अभी जी दिया। जो मेरा रियल मोटिवेशनल फैक्टर था, मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरी कैपेबिलिटीज है उसके बेसिस पर मैं शायद कुछ बेटरमेंट में अपनी कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ अपनी सोसाइटी के लिए, और कुछ लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। और उसके साथ साथ मुझे अपनी खुद की सेल्फ ग्रोथ की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बहुत ही डाइवर्स फील्ड्स के अंदर मुझे काम करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, नए नए लोगों से डेली बेसिस पर मैं मिल सकती हूँ, एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो ये मेरी बिल्कुल खुद की पर्सनालिटी को भी इनहांस करेगा, और साथ में इन्हीं सब बेसिस के लर्न एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं और अच्छा कंट्रीब्यूट भी कर पाऊंगी। यही मेरे कुछ बेसिक से बिल्कुल। फैक्टर्स थे मोटिवेशनल, जिसने मुझे अभी तक मोटिवेट करके रखा। सो फाइनली जिन लोगों को लगता है ना कि आप जो है दिल तुड़वा करके, या मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आप वीडियोस देख करके ये सारी चीजें कर सकते हो, तो ऑलरेडी इसका आंसर मैम ने बेस्ट वे में दे दिया है कि ये सारी चीजें जो हैं वो टेम्परेरी रहेंगी, ये इससे होने वाला कुछ नहीं है। तो जब तक आप जो है इन सारी चीजों को नहीं लाते हो, तो मैम आपकी स्ट्रेटजी क्या ये रही जो कि आप आपने कैसे बात कैसे जी आदित्य, जी ये जो आप बात कर रहे हो, लाइक मैं इसके बारे में थोड़ी बात करती हूँ। सी, ये यस बहुत ही एक जेन्युइन सी हमारी रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप्स एंड द ब्रेकअप्स। तो ये सब ऐसी चीजें हैं कि आज की रियलिटी है, हमारी प्रेजेंट जनरेशन की ये रियलिटी है। तो ये कोई ऐसी कोई नेगेटिव चीज नहीं है, कोई डीमोटिवेशनल फैक्टर भी नहीं है। और सबका मोटिवेशनल फैक्टर्स कुछ डिफरेंट होते हैं। अगर कुछ लोगों को लगता है कि वो अपने ब्रेकअप के बाद ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं टू डू समथिंग गुड, तो कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, अनटिल अनलेस कि आपके कोई नेगेटिव कुछ फॉल्स इंटेंशंस हो इस करियर को अचीव करने के। अदरवाइज अगर आपका वो सिर्फ एक मोटिवेशनल फैक्टर है और उसके बेसिस पे आप कुछ अच्छा ही करना चाहते हो, तो देन दैट इज नॉट अ बैड थिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों को बहुत ज्यादा नेगेटिवली हमें देखना भी नहीं चाहिए। चाहे वो रिलेशनशिप हो या ब्रेकअप हो या फिर हमारी कोई फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, दीज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। हमें इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और इनको थोड़ा सा स्ट्रांगली हैंडल करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये हमारी पर्सनालिटी को इनहांस करते हैं एज अ पर्सन। व्हेन यू गो थ्रू एनी हार्ट ब्रेक, or when you have like good people in life, not just the heartbreak, but if you have a loving partner, तो वो सब आपकी स्ट्रेंथ बनते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर ये सब किसी के पास है, तो मुझे लगता है कि ये इनफैक्ट बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अल्टीमेटली बिल्कुल पॉजिटिवली आपको ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को इनहांस करेंगे और आपको हेल्प ही करते हैं। अनटिल एंड अनलेस, अगेन सेइंग, अगर आपके कोई फॉल्स इंटेंशंस नहीं है तो। तो मैम आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही कि आपने कैसे, बिकॉज आपने ऑलरेडी 5 अटेम्प्ट जो है दिए, तो इसके बाद आपने 6th अटेम्प्ट में ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई, ऐसी कौन सी ट्रिक्स अपनाई कि छोड़ दिया आपने? ऐसा मैंने बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंट तो नहीं किया आदित्य। मैंने बस अपनी कुछ कमियों के ऊपर काम किया, जो जो मुझे हर अटेम्प्ट के बाद अपनी कमी पता चलती गई। तो मैंने उन सारी चीजों के ऊपर काम किया। जैसे कि मुझे लगता था कि मेरे रिवीजन में कुछ कमी है, तो मैं कुछ चीजें भूल जाती थी। और कहीं ना कहीं थोड़ी प्रैक्टिस में मुझे कमी लग रही थी, स्पेशली आंसर राइटिंग में कुछ कमियां थी। तो आंसर राइटिंग तो इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि मैंने बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया, जो कि एक काफी मेजर मिस्टेक मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप आंसर राइटिंग को बिल्कुल भी लाइटली मत लो, क्योंकि वही है विच कैन सेल यू थ्रू द मेंस एग्जामिनेशन। तो मैंने एक वो गलती की थी। और उसके अलावा मुझे लगता है कि एक दो चीजें, जैसे कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में मुझे ऐसे था कि ठीक है मैं कवर अप कर लूंगी। बट लास्ट मेंस के अंदर उसको अटेम्प्ट करने के बाद मुझे समझ आया कि नहीं, मेरी काफी सारी गलती रही है और मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा लाइटली ले लिया है, जबकि ये गेम चेंजर का रोल प्ले करता है।
तो इस बार मैंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया, मैंने उसकी बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस की, मैंने आंसर राइटिंग की, और आई गेस इसीलिए वो मैंने ऑप्शनल के अंदर हाईएस्ट भी स्कोर किया है। उसी की मैम वजह वैसे से सॉरी, आपका ऑप्शनल क्या था प्लीज? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। तो वो अभी ऑल दो पीपल हैव लाइक मिसकंसेप्शंस अबाउट दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट कि भाई काफी डिफिकल्ट है या स्कोर नहीं कर रहा है, तो मैं ये बोलूंगी कि सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए ही लगभग हम ऐसा सोचते हैं या होता है कि हमें अपना ऑप्शन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक वाइज डिसीजन ले, थोड़ा सा माइंडफुली अगर आप अपने ऑप्शनल को चूज करते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, तो फिर आपको उसको पढ़ने में मजा आ सकता है। मुझे भी पबड के अंदर जब मैंने उसका सिलेबस देखा था तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था, और मुझे था कि मैं उसको कर लूंगी। मुझे ये नहीं पता था तब कि मुझे इतना टाइम लग जाएगा। लेकिन इस बार जब मैंने थोड़ा उसको और ज्यादा अच्छे फोकस के साथ किया तो फिर वो डुएबल था, और उसमें फिर सब अच्छे नंबर आ भी गए। तो मुझे लगता है अगर आप लोग एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई करोगे तो उसके अंदर डेफिनेटली फिर यूल स्कोर। अच्छा मैम, आपने अपना जो ऑप्शनल था वो सिलेक्ट कैसे किया कि मतलब आपको पहले से ऐसा आपका कोई बैक रहा हो स्टडी में, या आपने नहीं, ग्रेजुएट किया? मैंने अपनी जी। ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है इन बीकॉम ऑनर्स। तो मेरा बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड रहा, लेकिन जब मुझे अपनी इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी तो मेरे माइंड में उस वक्त बस एक ही चीज थी कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनना है। और बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करूंगी जिसके अंदर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के बारे में जानने को मिले। तो इसीलिए मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफी सूटेबल लगा। उसके बाद मैंने इसका पूरा सिलेबस देखा तो उसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे कि हमारे में एक पेपर 1 के स्पेशली कुछ टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू मोटिवेशन एंड डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप थ्योरीज हैं। ये सब मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीजें लगी समझने के लिए। तो इन्हीं सब के बेसिस पे मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया था। ओके मैम। तो कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? मतलब औरों की तरह 15-16 घंटे हो जाता था, या एवरेज नहीं, कितना था? नो नॉट जी। एट ऑल आदित्य, मैं बिल्कुल भी कोई झूठ नहीं बोलूंगी। सो जी। और ये जो 15-16 वाले घंटे वाली बात होती है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी एग्जैजरेटेड ये चीज है। कि जो बिल्कुल। अपने आप से कोई भी, मुझे लगता है कि कोई भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट ने शायद खुद से नहीं बोला होगा कि वो 15-16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, ये न्यूज़ सिर्फ मेंस, आर्टिकल्स वगैरह। बिल्कुल। हाँ सिवाय न्यूज़ मेंस आर्टिकल्स ही इसका कवर करते एग्जामिनेशन, हैं। मेंस जी। एग्जामिनेशन के टाइम पर हो जाते हैं इतने 15-16 घंटे। बिकॉज तब एग्जाम बिल्कुल हमें लिखना होता है, हमें बहुत सारी हुँ। चीजें रिवाइज करनी होती है, नींद भी नहीं आती है उस टाइम पे। तो वहां पर इतना टाइम बेशक पॉसिबल है। बट जब हम रेगुलर शेड्यूल की अपने बात करते हैं कि हमें पूरा साल पढ़ाई करनी है, उस टाइम पर मुझे लगता है कि 7 to 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी सफिशिएंट होती है। और मैं भी इतनी ही घंटे पढ़ाई करती थी। ऑल्दो इनफैक्ट ऐसा है कि कभी कभी इतना भी नहीं हो पाता था। कभी कभी थोड़ा, जैसे अगर मैं कहीं ऑक्यूपाइड हूँ तो 5-6 घंटे हुँ। हो गए। और ऑल्दो मैं उनको कवर अप करने के लिए कभी कभी फिर 8 to 10 आवर्स कर लेती थी। बट ऑन एन एवरेज 7 to 8 आवर्स की ही पढ़ाई मैं करती थी, और ज्यादातर सभी इतने ही घंटे पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा क्या रहता था कि मतलब एक टाइम पीरियड पे आप जो है इसको डिवाइड आपने कर दिया था कि डिवाइड करके पढ़ती थी, आपने एक टाइम टेबल बना लिया था कि इस टाइम पे ये सब्जेक्ट कवर करना है, तो ये हाँ, आपका मेरा कैसा क्या जो प्लान टाइम रहता था? मैनेजमेंट ऐसा था आदित्य कि मैंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ था। तो मैं ना अपने प्लान्स बनाती थी, जैसे मंथली प्लान्स, हुँ। उसके बाद फिर वीकली टारगेट्स, उसके बाद डेली टारगेट्स। तो इसके बेसिस पर मैंने अपना पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ था। और फिर मैं ऐसा करती थी, मैं ज्यादातर रात को पढ़ाई करती थी, दिन में नहीं। हुँ। तो रात को ऐसा होता था कि मैं जैसे लगभग 10 बजे बैठती थी, बिकॉज मैंने अपने घर पे ही रह के पढ़ाई करी है। तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, दिन में थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती थी चाहे कितना भी अवॉइड करो। बिल्कुल, तो घर में तो रात को, वैसे भी पढ़ाई बनी नहीं पाती। जी। यस, तो रात को बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होती है, तो इसलिए मैं अपनी मेजर पढ़ाई रात को करती थी। और उसके अंदर मैं अपना कुछ ऐसे डिवाइड करके रखती थी, जैसे मैं 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली पढ़ती थी, फॉर एग्जाम्पल हुँ। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी।
तो मैंने 2 घंटे हिस्ट्री की पढ़ाई करी, फिर मैं थोड़ा ब्रेक लेती थी 10-15 मिनट का। उतने में मैं अपना थोड़ा, कभी मैंने अपना सोशल मीडिया चला लिया, या कभी मैंने कुछ अपने किसी फ्रेंड से बात कर ली, जो लोग साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग रात को जगे हुए हैं। उसके बाद फिर 2 घंटे नेक्स्ट सब्जेक्ट की पढ़ाई कर ली। उस तरीके से मतलब 2 से 3 घंटे मैं एक बार ही पढ़ती थी। फिर मैं 15 मिनट या आधे घंटे का लगभग एक ब्रेक लेती थी, और उसके बाद फिर फर्दर दोबारा से। तो मेरा ये जो 8 to 10 आवर्स का जो मेरा टाइम टेबल होता था, वो लगभग इस तरीके से डिवाइडेड होता था। और दिन के टाइम में मैं ज्यादातर करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर वगैरह कवर करती थी। अच्छा, आपने कोचिंग ज्वाइन की थी क्या? मतलब कहाँ से, अगर जो कोचिंग थी तो ऑनलाइन या ऑफलाइन? मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी अपनी ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद 2016-17 वाले टाइम पे, और मेरा वो ऑफलाइन ही था। बट अगर कोचिंग की के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि कोचिंग सिर्फ गाइडेंस तक ही नेसेसरी है, जो कि मैं हर बार बोलती हूँ। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, जो कि अब आज के टाइम में वैसे काफी अवेलेबल है, बहुत सारे टॉपर। मेंटरशिप वगैरह भी चलने लगी। यस। जी। बहुत सारी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी टॉपर्स की वीडियोस हैं। और अगर आपके पास अपने कुछ पर्सनल फ्रेंड्स हो, सीनियर्स हो, मेंटोर्स हो, तो आप लोगों के पास गाइडेंस अवेलेबल हो सकती है। और अगर फिर भी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं फॉर बेटर गाइडेंस। लेकिन अगर आप वहां जाएंगे, तो आपको भी यही सुनने को मिलेगा कि वहां की पढ़ाई के साथ साथ भी आपको 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी स्टडी तो इम्पोर्टेंट है। करनी ही करनी है। तो बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल। कोचिंग के बेसिस पर एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है, वेरी ऑनेस्टली। आई एम और बीइंग इस बार ब्रूटली ऑनेस्ट के हियर। मैम, इस बार के पेपर को देखते हुए तो 100% कंफर्म हो गया है कि आपको सेल्फ स्टडी तो जरूर करनी पड़ेगी। बिकॉज एग्जैक्टली, इस बार के इस बार का जो पेपर था वो प्रीलिम्स, पूरा डिफरेंट। यस यस, इस बार का प्रीलिम्स एक बहुत काफी चेंज्ड पैटर्न हमें एग्जाम के अंदर दिख रहा है। और इस बार ज्यादा मैं ये कहूंगी कि रादर देन अ चेंज्ड पैटर्न, हमें देख उसके अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा ना अब हमें प्रिसाइज होने की जरूरत है। बिकॉज जिस तरीके के ऑप्शंस अब यूपीएससी सेट कर रही है, तो उसके अंदर एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, उसके अंदर गेस वर्क भी पॉसिबल नहीं है। आपको सारे ऑप्शंस की जो है नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिकली आई वुड से कि प्रिसाइजनेस के ऊपर बहुत फोकस हो गया है, और उसके लिए आपको भी थोड़ी सी प्रिसाइज स्टडी करने की जरूरत है, थोड़ा बारीकी से ध्यान से चीजों को पढ़ने की और समझने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपने कोचिंग कौन सी ली थी? मतलब जो आपने बताया ना कि ग्रेजुएशन के बाद जस्ट आपने स्टार्ट किया था कोचिंग, तो कोचिंग का नाम हम लोग जानना चाह रहे हैं। कोचिंग का नाम उतना रेलेवेंट नहीं है कि मैंने कहाँ से ली थी। बस मैं यही बोलूंगी कि अगर आप लोग, कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे अच्छे होते हैं, सब जगह टीचर्स ही हैं पढ़ाने वाले, कोई भी बहुत ज्यादा बिल्कुल। खराब या अच्छा नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि अगर कोचिंग की आपको नीड है, अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके पास सफिशिएंट गाइडेंस है, अगर आप कुछ अच्छे मेंटोर्स के साथ कनेक्टेड हो, या फिर आप कुछ अपने सीनियर्स के साथ कनेक्टेड हो, तो मुझे लगता है कि कोचिंग की नीड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैम, एक बार हम लोग कैन नीचे यू से भी प्लीज शेयर क्वेश्चन आ योर रहे हैं। पॉबैट नोट्स? दीप, डेफिनेटली डेफिनेटली मैं अपने पॉबैट के नोट्स शेयर करूंगी। मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है उनकी एक पीडीएफ बना के अपलोड करने के लिए। मैंने अपनी प्रोफाइल में एक बुक लिस्ट मेंशन की हुई है, जनरल स्टडीज के लिए भी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, आप वो देख सकते हैं। और रही नोट्स की बात, तो मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं एक पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दूंगी नोट्स। मैम, आपका टेलीग्राम भी है क्या? बिकॉज अगर जो है तो लोगों को सजेस्ट कर दिया जाए। अभी करंटली मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे अभी टाइम नहीं मिल जी। पा रहा है, आई एम नॉट गेटिंग सफिशिएंट टाइम टू क्रिएट अ टेलीग्राम चैनल। तो अभी करंटली आई एम शेयरिंग एवरीथिंग ऑन माय इंस्टाग्राम इटसेल्फ। तो in case of public administration notes also, I will try my best to share them in the PDF format. And I have shared the link of the answer copies. जो मैंने अपनी आंसर कॉपीज लिखी थी ल्यूकमान आईएएस के अंदर, दे आर दी चेक्ड कॉपीज, और उनका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। तो अगर आपको आंसर्स देखने हैं कि मैंने ऑप्शनल में कैसे लिखे हैं, तो आप एक बार वो आंसर कॉपी जरूर चेक कर सकते हैं, आपको वो मेरी प्रोफाइल में उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, मैं एक तो बारी बाकी इसके बाद मैं भी शेयर कर दूंगा। मैं जी जी। कमेंट कर रही हूँ, यू कैन पिन दैट, ताकि बुक लिस्ट वाला डाउट दूर हो जाए। ओके ओके मैम, ओके। मैम, इसमें कुछ
क्वेश्चन आ रहे हैं कि न्यूज़पेपर आप कौन सा प्रेफर करेंगे लोगों के लिए? न्यूज़पेपर द हिंदू ही बेस्ट न्यूज़पेपर है। और ये कमेंट आप पिन कर देना आदित्य, ताकि किसी को भी डाउट हो तो वो चेक कर लेंगे। न्यूज़पेपर द हिंदू मुझे लगता है काफी रेलेवेंट है, ऑल्दो कुछ लोग इंडियन एक्सप्रेस भी सजेस्ट करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो इंटरव्यू के टाइम पे ज्यादा हेल्पफुल आता है, हेल्पफुल होता है, आई मीन। लेकिन अभी अगर आपको रेगुलर पूरे साल की अपनी पढ़ाई करनी है तो सी उसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। तो उसके लिए न्यूज़पेपर एक जनरल अवेयरनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। तो इसीलिए आप जो है अपना डेली बेसिस पे कोई भी एक न्यूज़पेपर लगा लो, और उसमें ये नहीं कि आप 2-3 घंटे लगाकर आप सिर्फ न्यूज़पेपर ही रीड कर रहे हो, उतना भी उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा। और वैसे तो भी अब तो आप अगर समरी खुद वीडियोस ही भी आने लगे हैं यूट्यूब पे। जी। समरी रीडिंग्स उतनी बेटर नहीं है आदित्य, मुझे ऐसा लगता है कि समरी रीडिंग्स जिसने बनाई है, देखो उसने तो पूरा न्यूज़पेपर रीड कर लिया और उसने अपनी बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो समरी क्रिएट की है। लेकिन अगर आप उसकी जगह कुछ अगर नहीं भी बनाकर, लाइक अगर आप कोई समरी मत बनाओ, आप नोट्स मत बनाओ, आप बस डेली बेसिस पे ना न्यूज़पेपर रीड करो। बीइंग अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट आपकी ना एक बेसिक हैबिट होनी चाहिए कि आप न्यूज़पेपर बिल्कुल। रीड करो। थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस होती है, थोड़ी आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी इनहांस होती है। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। तो इसलिए आप डेली बेसिस पे रीड कर सकते हो न्यूज़पेपर, और लगभग 30-40 मिनट्स आप उसमें लगा सकते हो कि 2-4 आप एडिटोरियल पढ़ लो, एक फ्रंट पेज होता है और बीच में एक दो जैसे एक इंटरनेशनल वर्ल्ड पेज होता है, वो आप थोड़ा सा देख लो क्या चल रहा है। उस तरीके की चीजें आप फॉलो कर सकते हो। ओके ओके मैम। सो मैम अब Are you really किन लोगों को स्टार्ट किया जाए ऐड करना? one second. Who is यस this यस मैम। person? R. Singhania. Okay. Taking medicine for that. R. Singhania, first of all, comment if you are okay by coming in the live session. So I can directly talk to you here. मैम एक क्वेश्चन है कि आप कोई मेंटरशिप प्रोग्राम सजेस्ट करना चाहेंगे क्या? Mentorship program. यस। A mentorship program is similar to coaching guidance only, Aditya. So it's like कि mentorship program आजकल थोड़े से ज्यादा ऑनलाइन हो गए हैं और कोचिंग्स को हम थोड़ा ऑफलाइन वे में ज्यादा देखते हैं। यही मुझे लगता है अभी एक बेसिक डिफरेंस है, मेंटरशिप थोड़ा ऑनलाइन अभी ज्यादा है। तो उसके अंदर आपको जो अच्छा लगे आप थोड़ा एक्सप्लोर करो। आई एम सो सॉरी। आप एक दो अपने मेंटर से उनके जो मेंटर्स हैं जो वो लोग आपको अलॉट करते हैं, तो आप वो देखो और उनसे मतलब थोड़ा सा बात करो, पर्सनली कनेक्ट हो, जो भी वो आपको गाइड कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपको मतलब समझ आ रही है, आपकी ट्यूनिंग, आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा सेट हो रहा है आपके मेंटोर के साथ, तो आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो। और अगर नहीं हो रहा है तो आप अपना चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड होती है कि क्या किस कोचिंग में आपको जाना चाहिए या कौन सी मेंटरशिप आपको फॉलो करनी चाहिए। मुझे लगता है ये काफी ज्यादा जो है ये पर्सनलाइज्ड चीजें हैं, सब्जेक्टिव चीजें हैं। तो ये आपको अपने खुद के लिए एक्सप्लोर करना चाहिए। ओके मैम, एक क्वेश्चन आया है कि ग्रेजुएशन के बाद जो है सॉरी मतलब जो है 12th के बाद जो है ऐसा कौन सा ग्रेजुएशन के लिए स्ट्रीम चुने जो आगे यूपीएससी के लिए बेस्ट हो सकती है? ग्रेजुएशन की स्ट्रीम यूपीएससी से ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ग्रेजुएशन स्ट्रीम का। आपका इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जितनी डाइवर्स आपकी प्रोफाइल होगी उतना बेटर होता है। तो अगर नो मैटर कि आपने ग्रेजुएशन किस उसमें की है, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है, अगर आप मतलब जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो 12th के बाद आप उसके अकॉर्डिंग करो अपना ग्रेजुएशन। और अगर आप उसके बाद आपका मन है कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है, आपको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो आप अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एज ऑप्शनल चूज कर सकते हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सारे यूपीएससी ने अवेलेबल कराए हुए हैं, लगभग 25-30 बिल्कुल। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको अगर अपने उसमें काफी इंटरेस्ट है अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में, तो आप उसको एज ऑप्शनल चूज कर लो। और अगर आपको नहीं इंटरेस्ट आया 3-4 साल में, आपको लगता है कि ये तो मैंने काफी पढ़ लिया और अब मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, तो आप कोई और भी चूज कर सकते हो, कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो मैम अब जो रिक्वेस्ट आ रही है उनको अप्रूव करना स्टार्ट करें? हाँ कर सकते
सकते हैं, आप एक बार ही देख लेना आदित्य। ओके, एंड आप प्लीज कमेंट देखते रहिए, जो भी आपको आंसर देने का मन हो तो प्लीज आप उसको। Okay. So tell me who wants to join? Is there anybody who wants to join? And किसी को कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हो जो अगर बात करना चाहते हैं डायरेक्टली, सो हम उसको लाइव सेशन में ऐड कर सकते हैं। सी सैट का क्या करूं? ओके, सी सैट अब एक काफी मेजर प्रॉब्लम बनी गई है। तो हर्ष, मुझे हाय हर्ष, इफ यू रियली वांट टू कम एंड you want to ask anything particular, then I'll definitely join you. मीनवाइल अगर मैं सी सैट के बारे में बात करूं, सी इवन आई हैव अ बैड एक्सपीरियंस ऑफ सी सैट। तो मेरा 4th अटेम्प्ट था 2020 में, विच आई कुडंट क्लियर बिकॉज ऑफ सी सैट ओनली। तो आई वुड से कि सी सैट को प्लीज लाइटली मत लेना। सी सैट का भी थोड़ा सा नेचर डिफिकल्ट हो गया है पहले के कंपैरिजन में। तो पहले हम लोग क्या करते थे कि उसके लिए पढ़ाई नहीं करते थे, इट वाज लाइक कि वो तो वहां जाकर ही कर लेंगे, हो जाएगा, और वो क्वालिफाई भी हो जाता था। लेकिन अब सी सैट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। Good evening, ma'am. Good evening. What's your name? My name is Dhairya. I am Okay, from hi. MP. Okay, hi Dhairya, hi. Okay, मैम। मैम मेरे कुछ क्वेश्चन है। तो Yes, मेरा yes, पहला definitely. क्वेश्चन ये मैम, आवाज आ रही है आपको? Yes, हाँ, yes, yes, वॉइस you're आ रही है, आप audible. प्लीज बोलिए। मैम पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि बहुत से एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन करते हैं, जब वो फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स निकाल देते, मतलब कि जब प्रीलिम्स एग्जाम देते हो तो उनका किसी न किसी कारणवश से प्रीलिम्स नहीं हो पाता। मैम वो किस कंडीशन से, वो जब सेकंड बार वो अटेम्प्ट करते हैं फिर उनका प्रीलिम्स नहीं हो पाता, मैम वो उसकी कंडीशंस क्या हो जाती है? वो खुद को कैसे चेक करें? Okay, अगर आपने प्रीलिम्स दिया है अभी तक आदित्य? सॉरी धैर्य। नो मैम, माई फर्स्ट अटेम्प्ट 24। ओके, सो आपके मन में सीधा ये डाउट कैसे आया कि अगर फर्स्ट टाइम नहीं हो तो सेकंड टाइम के लिए क्या करना है? मैम मेरा नहीं है मैम, जो सीनियर है ना मैम उनका है। तो मैम मेरा जो एम है, जो मेरा गोल है, तो हमें एग्जाम में मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट मानकर एग्जाम में बैठना है। और मुझे एग्जाम तभी देना है जब मैं पूरा एकदम फुल प्रिपेयर हो चुका हूँ। ओके ओके, सो नो इश्यूज। अगर आप अपना अच्छे से पढ़ाई करो। ज्यादा अभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर से, मुझे ऐसा लगता है कि इतना सुनने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। और स्पेशली ये कि अगर नहीं हुआ तो जब नहीं होगा तो उसके लिए फर्दर गाइडेंस आपको मिल ही जाएगी। तो अभी आप क्या करो, आप अपना खाली प्रॉपरली आप रिवाइज करो और अपना टेस्ट पेपर्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो प्रीलिम्स में जाने से पहले। और स्पेशली अभी तो आपके पास काफी टाइम है, तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करो। बिकॉज अगर आप सब्जेक्टिव प्रिपरेशन बहुत अच्छी करोगे स्पेशली मेंस की, तो प्रीलिम्स थोड़ा क्वालिफाई करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इसीलिए डू नॉट लाइक ब्रिंग ऑल दोज नेगेटिव थॉट्स कि अगर भाई मतलब नहीं हुआ तो सेकेंड अटेम्प्ट में क्या। अभी आप बिल्कुल अच्छे से पॉजिटिव रहकर, अभी तो बहुत ज्यादा हाई जोश होना चाहिए बिकॉज अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो अभी आप ये करो, अच्छे से रिवाइज करो बिल्कुल। अगर पर्टिकुलरली कोई स्ट्रैटेजी में या कोई बुक सेलेक्ट करने में या क्या टेस्ट पेपर्स, कितने टेस्ट पेपर्स, इस तरीके की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। बट मैं ये बोलूंगी कि अभी इस नेगेटिविटी की तरफ मत जाओ कि अगर नहीं हो तो क्या होगा और समथिंग लाइक दैट। और वैसे भी आप सोचो कि आपके मैम सामने ऑलरेडी एक मोटिवेशन बैठा हुआ है कि आप सोचो 5 बार नहीं हुआ है, ठीक है? और एग्जैक्टली। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सॉरी मैम सोच लेती कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो जस्ट आप इन मैम से तो ऑलरेडी मोटिवेट हो ही सकते हो। मैम जैसे कि इस साल का जो पेपर हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स का, तो सीसेट पेपर काफी टफ रहा है मैम, और एलिमिनेशन मेथड को हटा दिया गया, स्टेटमेंट्स काफी मतलब कि बहुत। तो मैम लग रहा है कि मैम नेक्स्ट ईयर 24 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। तो मैम मतलब अंदर से लग रहा है कि पेपर कैसे आ सकते हैं। ये सबको लगता है धैर्य, ये बहुत ही ना एक जनरल सा डाउट है। और ये ट्रस्ट मी, ये हर एस्पिरेंट को ऐसा लगता है
कि अगला कैसा आएगा, इस बार का इतना डिफिकल्ट आया है तो कैसा आएगा, बट सी एग्जाम तो हम, वो चीज ना बियॉन्ड हमारे कंट्रोल है, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, है ना। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचकर अपना, मुझे लगता है कि वो सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो आप उस चीज पे फोकस करो जो आपके कंट्रोल में है, और आपके कंट्रोल में सिर्फ एक अच्छी प्रिपरेशन करना है, उसके अलावा और कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप सिस्टम को कंट्रोल मत करो कि एग्जाम डिफिकल्ट आएगा, इजी आएगा, या आप उसको प्रेडिक्ट करने बैठ जाओ कि कैसा आएगा, क्योंकि दैट विल नॉट हेल्प यू एनी हाउ। तो आप अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करो, अपने रिवीजन के ऊपर फोकस करो, वो ही आपको हेल्प करेगा। और चाहे आप ये कितना भी सोच लो कि डिफिकल्ट है, बट सी द हार्श रियलिटी इज कि हर साल बच्चे उसको क्लियर करते ही है ना। रखना मुझे होता 2023 है। का प्रीलिम्स इतना डिफिकल्ट था, सब बोल रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट था, तब भी 15,000 बच्चों ने उसको क्लियर कर ही लिया है। तो आप अपने आप को उन 15,000 में देखो, रादर देन उन 15 लाख में, कि जो सोच रहे होंगे कि इतना डिफिकल्ट आ रहा है या क्या है। अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव लेके चलो। हेलो तो मैम। खैर आप प्लीज आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और लोगों को भी मौका यस दीजिए। यस प्लीज, अब आप और कमेंट पे पूछ लीजिए, रिक्वेस्ट है। ओके सर, ओके ओके। सर, थैंक यू सो, ओके, थैंक यू सो मच मैम। हेलो हेलो। हाँ मैम, आई एम यूजिंग माई सिस्टर्स अकाउंट। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ मैम, मेरा प्रीलिम्स और मेंस 2022 का क्लियर हो गया था मैम, बट इंटरव्यू प्रॉब्लम आ वन रही थी मैम। सेकेंड आदित्य, देयर इज वन यस मैम। puff, I guess she's a girl and she's asking to come in, please connect her. मैम प्लीज नेम उसका क्या है? A हेलो मैम। Hufflepuff, I guess ID, I don't know what kind of username is this. हेलो मैम। Hello, what's your name? मैम माय नेम इज अभिजीत कुमार यादव। मैम मैम मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया था मैम, तो उसके लिए कुछ सजेशन दे दीजिए मैम। किस चीज के इंटरव्यू के लिए? मैम यूपीएससी का इंटरव्यू मैम। आपने इंटरव्यू दिया था इस बार? यस मैम। ओके, तो अगर आपने इंटरव्यू दिया था अजीत, सो मुझे लगता है यस कि यू डू नॉट नीड एनी सजेशंस फॉर दैट। अगर आप वहां तक पहुंच गए हो तो आई वुड से कि प्लीज हैव फेथ इन योर सेल्फ। और अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम भी अगर उसके अंदर रहे हैं या जो भी होगा, तो आप थोड़ी सी यस और मैम। बेटर प्रैक्टिस कर लो। आप थोड़ा सा हैव दैट कॉन्फिडेंस, ट्राई टू फिगर आउट कि वो क्यों कम रहे, या फिर क्या कमी रही, कंटेंट में कमी थी या फिर आपके कॉन्फिडेंस में, या कुछ और आपसे गलती हुई वहां पर। ये सब आप अपने खुद के लिए पहले फिगर आउट करो, और उसके बाद मुझे लगता है कि शायद आप नेक्स्ट टाइम काफी बेटर परफॉर्म कर पाओगे। यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके। मैम आपकी सीसेट स्ट्रेटेजी क्या थी कि मतलब जैसे आपने बताया ना कि कुछ लोग सोचते हैं कि निकल तो जाएगा ही। प्लीज आप मेरा कट भी कर दीजिए यहाँ आदित्य, पे जो लाइक। मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था 2020 वाला, मेरा भी उसमें सी यस सैट नहीं हुआ था। और उसके अंदर इनफैक्ट 65 पॉइंट समथिंग कुछ थे, तो बेसिकली पॉइंट्स में मेरा सी सैट मिस हुआ था, विच वॉज वेरी डिसहार्टनिंग। आदित्य प्लीज कनेक्ट द गर्ल। यस यस मैम, मैं चेक कर रहा हूँ। यस मैम, आप कंटिन्यू करिए। यस। सो सी सैट के लिए जब मेरा उस साल सी सैट नहीं हुआ था, तो मैंने उसके बाद नेक्स्ट टाइम मुझे ये पता था कि मैं सी सैट को बहुत ज्यादा लाइटली नहीं ले सकती हूँ। तो उससे पहले तक क्या था ना कि मैं बिना सी सैट की पढ़ाई करे ही मैं एग्जाम देने जा रही थी, और वो हर बार क्वालिफाई भी हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने क्या किया ना, मैंने अपने टेस्ट पेपर्स खरीदे मार्केट से, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के, जैसे हम जीएस की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी यस तरीके से मैम। मैंने सीसैट के पेपर्स भी लिए, और फिर मैंने उनको काफी अच्छे से मैंने उनको सॉल्व किया। तो लगभग मैंने 8 to 10 पेपर्स जो है मैंने सीसैट के सॉल्व किए थे, और जो उनके सॉल्यूशन में अच्छे फॉर्मुलेज वगैरह मेंशन थे, तो मैंने थोड़ा सा उनको अच्छे से याद कर, मतलब याद एज इन की हाँ प्रैक्टिस कर लिए थे उनके बेसिस पे काफी क्वेश्चंस। तो इसीलिए फिर सीसैट के अंदर प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। ओके मैम, ओके। प्लीज ये जो अदर पर्सन है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है लाइव को कट कर दीजिए, बिकॉज और लोगों को भी इससे ऐड किया जा सके। हेलो, the new person Hello, adding, hi please ma'am. please My please name introduce Practice Maria. yourself.
क्या Hello, नाम है आपका? my name is Prachi Urmalia. Just I am completed my graduation. मैम मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अब अभी मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो स्टार्टिंग में कैसे करूँ? ओके, सो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और कौन से यस, सब्जेक्ट में किया आपने? आईटी, बीएससी आईटी। ओके ओके ओके। सो यस, प्राची, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना नेक्स्ट ईयर आप प्लान कर रहे हो फर्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए? यस मैम, यस मैम। ओके, वेरी कैसे गुड। मैं स्टार्टिंग करूँ? स्टार्टिंग किस तरीके से करूँ? क्योंकि मैंने अभी तक क्लासेस वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम प्राची। उसमें कोई क्लासेस लगाना इज नॉट वेरी कंपल्सरी कि आपको वो करोगे तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। हर्ष, प्लीज टेक हर्ष ऑन लाइव। आदित्य, प्लीज ऐड हर्ष। ओके थैंक यू सो प्राची, मैम। ओके मैम। द थिंग इज कि आप है ना, आप थोड़ा सा ये देखो कि आपको क्या आपके पास क्या प्रॉपर गाइडेंस है कि आपको कैसे स्टार्ट करना है? कि आपने वीडियोस ज्वाइन की है या फिर मतलब कुछ वीडियोस अटेंड किया आपने, जैसे कि कुछ मेंटोर्स की, टीचर्स की, या आपने कुछ टॉपर्स वीडियो सुनी है? तो आपके पास है ना बेसिक। वसंत, हाय वसंत। सो आप प्लीज मेक श्योर कि आपके पास है ना एक प्रॉपर बुक लिस्ट हो कि जैसे ना ये बुक लिस्ट आपको कहीं से भी मिल जाएगी। मैंने भी अपनी प्रोफाइल में मेंशन की हुई है। अदरवाइज आपको बहुत सारी जगह ये बुक लिस्ट वाली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या बेसिक बुक्स आपको पढ़नी है। मैं अगर आपको अभी इनिशियली रिकमेंड करूँ तो प्लीज स्टार्ट विद एनसीईआरटीज और आप ग्रेजुअली मूव करो टुवर्ड्स दी स्टैंडर्ड बुक्स। तो स्टैंडर्ड बुक्स ऑलरेडी मेंशन्ड है कि जैसे फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत है फॉर पॉलिटी। ठीक है, तो दीज आर दी स्टैंडर्ड बुक्स, ये आपको पढ़नी है। आप इनके ऊपर अपना करो और उसके बाद आप थोड़ा सा ना अपना आई होप कि आपने सिलेबस वगैरह एटलीस्ट देख लिया होगा इफ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर। यस मैम, देखा देखा। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप अपना सिलेबस वगैरह आप देख मैम लीजिए। मैम अपना ऑप्शनल कैसे चूज करने का? तो आपने अगर आपको अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उस सब्जेक्ट के बारे में, तो आप अपना उसी को चूज कर सकते हो एज ऑप्शनल। और अगर आपको लगता है कि मतलब नहीं, उतना मुझे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन करनी थी उसके अंदर वो कर ली है, तो आप जो जनरल सब्जेक्ट्स है ना यूपीएससी के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, उसके अलावा आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ऐसे यस, बहुत सारे ना जनरल ऑप्शनल्स हैं। तो आप इनमें से भी कुछ चूज कर सकते हो रादर देन एनी टेक्निकल सब्जेक्ट। ओके मैम। मतलब बहुत आप सारे जो भी नेगेटिव चूज करो वाइब्स ना, आ रहे आप हैं, अपने बहुत मतलब इंटरेस्ट के बहुत हार्ड अकॉर्डिंग है, चूज नहीं कर करो। पाओगे। व्हाट? बहुत हार्ड है, नहीं कर पाओगे, बहुत बहुत बड़ा सिलेबस है, नहीं होगा तुमसे, बहुत सारे नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, बट मन है कि मान नहीं रहा। लग रहा है कि बस यही करना है, कुछ नहीं करना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है प्राची, और इस केस में मैं आपको बोलूंगी कि प्लीज इग्नोर ऑल द नेगेटिव कमेंट्स। और अभी तो आपने जस्ट स्टार्ट किया है, तो अभी तो इन चीजों के ऊपर मतलब बिल्कुल भी इनको सुनना और इन पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट हैव दैट सेल्फ बिलीव कि आप कर लोगे। आपको अगर अंदर से मोटिवेशन है ना कि आप कर लोगे, तो कितना भी बड़ा सिलेबस हो वो बड़ा नहीं लगता है। अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ अगर आप उसकी पढ़ाई करोगे, आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, एक डेली का शेड्यूल बनाओ कि लाइक आपको 7-8 आवर्स पढ़ना है, आपको 8 to 10 आवर्स की पढ़ाई करनी है। बस तो डेली बेसिस पे ना आप इतना सोचो कि आज का ये टारगेट है और इतना सही तो कवर करना है। तो फिर मुझे लगता है कि आपको वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और रही दूसरों की नेगेटिव कमेंट्स की बात, तो सी, जहां पर लव एंड हेट्रेड आर दी टू ऑफ लाइक टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, राइट? तो वो दोनों साथ में आते हैं हमेशा। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हमेशा साथ में आती है। आपको अपने लिए डिसाइड करना है कि आपको अपने ऊपर किस चीज का प्रेशर आने देना है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपको हर जगह पॉजिटिविटी दिखाई देगी, तो आप ऑटोमेटिकली उस नेगेटिविटी को इग्नोर कर पाओगे। मैम आपके से बात थैंक करके सीरियसली बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा ओके, है। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्राची। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यू प्लीज फील फ्री टू डीएम मी एनी टाइम। ओके थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मैम।
मैंने रिक्वेस्ट ऑलरेडी भेजी हुई है, बट अभी जो है अप्रूव नहीं हुआ है, जिनका आपने बताया था शायद पीयूष बताया था आपने, सॉरी हर्ष बताया था। और एक ये हफल पफ भी है आज अगेन सेइंग कि आदित्य भैया हमें ज्वाइन करें। ओके, जस्ट मिनट मैम। एक सवाल अगर आप इजाजत, बिल्कुल डेफिनेटली प्लीज फील फ्री टू हाँ आस्क जी, इजाजत एनीथिंग। की इजाजत है। यस, मैंने मैम रिक्वेस्ट भेज दी है, बट अभी अप्रूवल के लिए देखते हैं। So many people are asking to join. Have some questions. Anushreya, जिन लोगों को please रिक्वेस्ट feel भेजी free गई to प्लीज ask आप me लोग इसको questions. अप्रूव कर लीजिए। सीसैट के लिए मैंने अभी बताया ना, आप सीसैट के लिए कुछ टेस्ट पेपर्स ले लो मार्केट से और आप उनको सॉल्व करो, तो मुझे लगता है कि उसके बाद सीसैट में उतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। बस प्लीज अवॉइड किया बिना प्रिपरेशन के ही सीसैट का एग्जाम देने चले जाओ। मैम रिक्वेस्ट There is a person. भेजी जा रही है, बट There is a person Kash. Even he is asking again and again to join. See Aditya, if you have the request of Kash, यस यस so मैम। you can add. मैम एक क्वेश्चन आया है कि ग्रेजुएशन के साथ जो है अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। ग्रेजुएशन के साथ ही अगर मैं आप लोगों को बहुत जेन्युइन एडवाइस दूं इस कॉन्टेक्स्ट में, तो आप ग्रेजुएशन के साथ बहुत ज्यादा प्रेशर मत लो पढ़ाई का, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव 3-4 years नाउ जब तक आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि अभी से आपको कुछ करना है, तो आप अपना न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो, आप अपनी जनरल अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हो और अपने लिए थोड़ा सा डिसाइड कर सकते हो कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लेना है और आपको ग्रेजुएशन में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें कर सकते हो। अदरवाइज तो ग्रेजुएशन के साथ बहुत ज्यादा आपको फुल फ्लेज यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। प्लीज फोकस ऑन योर ग्रेजुएशन ओनली करंटली, और ज्यादा से ज्यादा आप न्यूज़पेपर रीड कर लो, मेरा यही सजेशन है। बाकी अगर आपको अपने लिए कुछ ज्यादा बेटर ठीक लगता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। मैम आप आंसर राइटिंग कैसे करती थी, मतलब उसके लिए क्या आपका मॉडल आंसर रहता था। आंसर राइटिंग मैंने आदित्य थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो इग्नोर किया था, लेकिन अभी मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट के अंदर थोड़ा ज्यादा फोकस किया। तो मैंने टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन कर ली थी, 2-3 मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी ताकि थोड़ी सी डाइवर्सिटी मिल जाए मुझे। और उसके बाद फिर मैं उनको अपना एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में मैं आंसर्स लिखने की कोशिश करती थी कि जैसे कि 3 घंटे में ही कंप्लीट हो जाए टेस्ट पेपर। ऑल्दो ऐसा हो नहीं पाता था स्टार्टिंग में, तो ऐसा होता था कि शुरू में तो 4 घंटे लग जाते थे, फिर मैंने धीरे धीरे उसका टाइम रिड्यूस किया कि 3.5 घंटे में ही खत्म हो, फिर जाके वो कहीं 3 घंटे में खत्म हो। उस तरीके से मैंने प्रैक्टिस की। उसके बाद फिर मैं अपने आंसर्स को एक तो टीचर्स इवेल्युएट करके देते थे और साथ में मैं खुद भी इवेल्युएट करती थी। एक सेल्फ इवेल्युएशन एक्सरसाइज मैं हमेशा करती थी अपने आंसर्स के लिए, जैसे कि हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैम माय नेम इज सृष्टि शर्मा। ओके, हाय सृष्टि। मैम I gave this attempt of prelims 2023 but I couldn't be able to clear it मैम। So नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सृष्टि, बिल्कुल भी आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। एक अटेम्प्ट में जरूरी नहीं है कि क्लियर हो, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे। was my अगर आप second थोड़ा attempt मैम। कौन सा अटेम्प्ट था ये? Second। ओके ओके, सेकेंड अटेम्प्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू स्टिल हैव 4 अटेम्प्ट्स। Yes but मैम जितना भी बिलीव था मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स का it is just vanished away and मैम like दे मीन्स मैम वो बोलते हैं कि साथ के साथ दूसरे एग्जाम्स दो, कि उससे वो बोलते हैं कि तुम्हारी कैपेबिलिटी चेक करेंगे कि हाँ दैट यू आर एबल टू क्रैक इट और नॉट। बट मैम हर एक एग्जाम की खुद की एक अपनी प्रिपरेशन होती है।
So ma'am, how could they say like you can clear all the exams because तुम यूपीएससी कर रहे हो, यूपीएससी जो बंदा कर रहा है वो छोटे मोटे एग्जाम्स को तो कुछ समझता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है सृष्टि, मैं बिल्कुल मानती हूँ ये बात कि हर एक एग्जाम की अपनी एक अलग प्रिपरेशन होती है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो ना, अगर आपके 2 अटेम्प्ट्स हो गए हैं तो आप अपना फर्दर इस चीज को कंटिन्यू रखो, बट आप अपना थोड़ा सा एक प्लान भी ना माइंड में, एटलीस्ट माइंड में रख सकते हो कि आपको और उसके साथ क्या करना है। और जो ये दूसरे एग्जाम्स देने की बात होती है ना, इसको आप बहुत ज्यादा नेगेटिवली मत लो, क्योंकि ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, ना सिर्फ प्रैक्टिस करने का बट एक प्लान बी के सोर्स के तौर पे भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप जो हमारे स्टेट पीएससी के स्पेशली एग्जाम्स होते हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो। जो हमारी जो भी स्टेट आपको पसंद हो, या 2-3 स्टेट्स अगर आपको लगता है कि आपकी सर्विस के लिए कन्वीनियंट रहेंगी, तो आप वहां के एग्जाम दे सकते हो। बस उनको अपनी ऐसे मोटिवेशन को और आपकी कैपेबिलिटी को अफेक्ट मत करने दो कि अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप डाउट करो कि मुझसे ये नहीं हुआ तो यूपीएससी तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। तो मेरा ये खुद का एक मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मैंने भी यूपीपीसीएस दिया था और मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फिर यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकती हूँ कि मुझसे अगर एक स्टेट का एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है। तो इस तरीके की चीजें आपको नहीं सोचनी चाहिए। ये सिर्फ आप प्रैक्टिस करने के लिए दो आपका अच्छा, क्योंकि जो स्टेट वाले एग्जाम्स है ना, उनका लगभग सिलेबस सेम है, बस थोड़ा सा स्टेट स्पेसिफिक वाली जो चीज होती है वो डिफरेंट होती है। तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए वो चीज आप दे सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, और आप उसको नेगेटिवली भी मत लो। और थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को ना आराम से बैठ कर थोड़ा पोलाइटली आप उनको समझाने की कोशिश करो कि भाई ऐसा नहीं होता है। और अगर आप वो थोड़ा सा अपना सपोर्ट रखेंगे और आप भी थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बना के रखोगे, तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा आप इजीली कर लोगे। और 1-2 अटेम्प्ट्स में इतना निराश होने वाली बात भी नहीं होती है, बिकॉज हम सबको पता है कि ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है और इसके अंदर हर एक अटेम्प्ट एक फ्रेश अटेम्प्ट की तरह होता है। तो आप जब अगली बार एग्जाम देने जाओ तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा 2 बार ऑलरेडी नहीं हुआ। आप ये समझो कि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और मुझे अपना बहुत अच्छा परफॉर्म करना है इसके अंदर। बस आपके पास एक पुराना एक्सपीरियंस है जो कि ऑलरेडी एक एडवांटेज का ही काम करता है। तो और रही बात उसको बेटर करने की, तो आई वुड से कि आप थोड़ा सा ना अपना रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करो, बिकॉज प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो आप अच्छे से सारी चीजें रिवाइज करो और अच्छे से आप थोड़ी सी टेस्ट सीरीज ज्यादा प्रैक्टिस करो, थोड़े क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के उनको आप थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करो, तो आप आराम से कर लोगे। पर बट प्लीज सबसे पहले अपने अंदर से ये नेगेटिविटी और ये डीमोटिवेशन को आप बाहर निकाल के रखो, वरना तो आपको हर वक्त ऐसे ही फील होता रहेगा और आप फिर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैम इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो द पीपल हु आर अराउंड मी लाइक बुआ एंड चाचू एंड ऑल, वो पापा को बोलते हैं कि हाँ ये क्या कर रही है, पढ़ती वो बहुत सोचते कि मैं पढ़ती नहीं हूँ इसलिए मेरा क्रैक नहीं हो रहा है। तो वो पापा के अंदर नेगेटिविटी भर देते हैं, फिर वो बोलते हैं मेरे को आके कि तेरे बस का तो है नहीं, तू छोड़ दे, तेरी शादी करनी है, इतने साल की होगी, इतने साल की होगी। तो ये सारी चीजें मैम एक प्रेशर बिल्ड कर रही है ना माइंड पे, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सृष्टि, ये सब प्रेशर ना, सी आई एम टेलिंग यू कि ये जो प्रेशर होते हैं ये ना बहुत नॉर्मल होते हैं और ये ना ज्यादातर लोग फेस करते हैं। ना सिर्फ लड़कियां, मतलब लड़के भी मुझे लगता है कि कुछ हद तक इस टाइप के प्रेशर को फेस करते होंगे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जहां पर उन्हें ये सारी बातें सुनने को मिलती होंगी कि तुमसे नहीं हो पाएगा या बहुत डिफिकल्ट है, ऑलरेडी इतना सब कर रहे हैं, कुछ और कर लो। तो जैसे लड़कों को तो सुनने को मिल जाता है कि कुछ और जॉब ढूंढ लो या कुछ और ट्राई कर लो, लड़कियों के लिए बहुत आई थिंक इजी लड़कों ऑप्शन को है तो कि तुम सबसे शादी ज्यादा कर लो। आई थिंक लड़कों को तो सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज क्योंकि लड़कों को तो स्पेशली उनके लिए ना ऑलरेडी कि अपना जो सर्व करनी है जॉब अपने नहीं घर कर को, रहे हैं। तो इसीलिए जी उनके ऊपर भी मतलब सी दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी ना, कि लड़कों को मतलब करना ही है, तो फिर इसलिए उनके ऊपर एक प्रेशर रहता ही है कि आप कुछ और काम कर लो। और एक जो लड़कियां हैं उनके लिए एक इजी सा ऑप्शन आ जाता है कि तुम शादी कर लो। तो मेरे साथ भी ये ऐसा रहा था, मुझे भी ऐसा बहुत बारी सुनने को मिला है कि शायद नहीं हो पाएगा, इतना टाइम हो गया है, बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है, शादी कर लो, फिर लड़के नहीं मिलेंगे, एज हो जाएगी, ये है वो है।
बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो ये सारी नेगेटिविटी को ही तो हमें अपने आप से दूर रखना होता है। एंड सृष्टि, अंडरस्टैंड वन थिंग, if you are actually aspiring to be an IAS, IPS और any civil servant, उस केस में ना आप ये मान के चलो कि आपको फर्दर सर्विसेज में कितना प्रेशर हैंडल करना होता है। वहां पर भी आपको ऑलरेडी बहुत सारी नेगेटिविटी के अराउंड भी रहकर काम करना होता है, बहुत प्रेशर हैंडल करना होता है। तो ये जो एग्जाम की प्रिपरेशन है ना, ये ऑलरेडी आपको उसके काबिल बनाती है। तो अगर आप अभी से इतना घबराओगे वो प्रेशर हैंडल करने में, उस नेगेटिविटी को हैंडल करने में, तो आगे चलकर भी तो उतनी ही प्रॉब्लम होगी ना। तो आप अभी से अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि कोई भी चीज आपको अफेक्ट ना कर पाए। आपको अपने सामने सिर्फ आपका ड्रीम नजर आए कि भाई मुझे बनना है, और कोई क्या बोल रहा है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब लोग जो आज बोल रहे होंगे ना कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यही जब आप क्रैक कर लोगे ना तो आपको आकर बोलेंगे कि हमें पता था कि आप कर लोगे। तो आप वो चीजें देखो, आप थोड़ा सा अपना अगर आपको लगता है कि कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स पास कर भी रहे हैं, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन है जो थोड़ा सा आपको लेके पॉजिटिव हो। चाहे वो आपका फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। कोई बिलीव नहीं करता, सिर्फ मम्मा है जो कहती है कि तू कुछ भी मत कर, सारा मैं करूंगी, बस तू पढ़, वो तो बोलते हैं आप बस। मम्मा के अराउंड रहो, अपनी सी फैमिली में कोई भी हो, अगर आपके फैमिली में है, आपके फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, कोई भी है, जो भी दो, अगर आपके पास एक दो लोग भी ऐसे हैं ना जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं, उतना सफिशिएंट है। उससे ज्यादा हमें अपनी प्रिपरेशन में, उससे ज्यादा लोग हमें चाहिए भी नहीं। वी डू नॉट नीड अ सर्कल, और हमें बहुत ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है कि हमें 50 लोग आके पहले मोटिवेट करेंगे कि तुम कर लोगी, उसके बाद हम करेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता है और किसी के साथ भी नहीं होता है। तो आप है ना, ये सब कुछ हार्श रियलिटीज हैं इस एग्जाम की और इसकी प्रिपरेशन की। आप उनको एक्सेप्ट करो पहले अपने दिल में, अपने माइंड में, और उसके बाद आप स्टार्ट करो। तो आप ट्रस्ट में, आपको ये सब चीजें अफेक्ट करना ही बंद कर देंगी। थैंक यू मैम। सृष्टि जी प्लीज अब आप जो है मतलब मैम से पर्सनली डीएम करके क्वेश्चन आस्क कर लीजिए, पूछ लीजिए। आदित्य, और कोई है स्पेसिफिक ऐड होने के लिए? यस मैम, बहुत लोग हैं, रिक्वेस्ट जा चुकी है, बट वही प्रॉब्लम है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा मैम, मैं आपकी बातें सुन रहा था अभी, आपने मतलब जैसा कि इनका भी क्वेश्चन था, मतलब आपके भी 5 अटेम्प्ट नहीं हुए, तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट आपको था, या मतलब वो भी लोग यही बोल रहे थे कि अब कुछ और कर लो, या जो भी चीजें? देन नहीं उससे आदित्य, आपने कैसे मेरा चीजों ये को वाला केस संभाला? थोड़ा सा डिफरेंट है आदित्य, बिकॉज जी बिकॉज मेरे केस में मेरे पेरेंट्स का काफी सपोर्ट था। मतलब इट वाज लाइक अ ब्लाइंड सपोर्ट एंड ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन मी एंड माय कैपेबिलिटी। तो बाकी चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मेरे मम्मी पापा दोनों को बिल्कुल यकीन था कि आप मतलब ये जरूर, तू जरूर कर लेगी बेटा, तू लगी रहे। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि नहीं हो पाएगा या फिर कुछ इतना कंपटीशन है और समथिंग। ये हमेशा हमें बाहर से ज्यादा सुनने को मिलता है, मुझे अपने घर में ये सब कभी सुनने को नहीं मिला। मेरे घर का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव था और बहुत सपोर्टिंग एनवायरनमेंट था। मैं कुछ नहीं करती थी अपने घर पे, मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी, चाहे मुझे 4 साल लगे, 5 साल लगे, 6 साल लगे। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि इतना टाइम हो गया है, कभी मुझे ये सब सुनने को नहीं मिला। तो मैं अपने आप को इस केस में बहुत लकी और बहुत ही ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं कि वो, उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। और शायद मे भी इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ आज, उन्हीं के सपोर्ट और उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से। नहीं बिल्कुल, बिकॉज मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, आपने एक रील डाल रखी थी। 1% अभी ऐड हुआ है। हेलो, पोएट्री हॉबी, यस यस, आप प्लीज सुना सकते हैं। आई लव पोएट्री। सो एक और चीज है कि जैसे प्रिपरेशन में आप लोगों का जो मेजर एक निकल के आ रहा है, जो मुझे सुनने को मिल रहा है, इट्स लाइक कि आप लोग नेगेटिव फील कर रहे हो या आप लोगों को बहुत सारी डीमोटिवेशन जैसी चीजें अफेक्ट करती हैं। उसका एक और सॉल्यूशन है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी ना हॉबीज को परस्यू करो। सी, मैं अगर आपको अपने बारे में ऑनेस्टली बताती हूँ, तो मैंने ना अपनी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग के 2-3 साल तक मैंने बिल्कुल शट डाउन कर दी थी सारी चीजें।
अपना सोशल मीडिया, इनफैक्ट व्हाट्सएप तक मेरे फोन में नहीं था, कोई भी सोशल मीडिया या कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म मेरे फोन में नहीं था। लेकिन वो मेरे लिए भी काफी डिप्रेसिंग सा हो गया था, काफी एक डिसकनेक्टेड मुझे फील हो रहा था फ्रॉम द सोशल लाइफ। तो इसीलिए, और मुझे लगा कि मे बी ये इस तरीके से वर्क नहीं कर रही है ये चीजें, तो इसलिए मुझे लगा कि ठीक है, मैं थोड़ा और अच्छे से बैलेंस करती हूँ अपनी लाइफ को, थोड़ा और एक वेल बैलेंस्ड, वेल मेंटेन्ड अगर मेरा शेड्यूल होगा, जिसके अंदर एक मी टाइम होता है, एक सेल्फ टाइम, और हम अपनी हॉबीज को जिसके अंदर परस्यू कर पाते हैं, अगर ऐसी चीजें करने को मिलती हैं तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा ज्यादा बेटर फोकस कर पाते हैं। तो आपकी जो भी हॉबीज है ना, प्लीज आप अपनी हॉबीज को ना लेट गो मत करो कि लाइक कंप्लीटली आप बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, आप करो, लेकिन स्टिल आप है ना कम से कम आधा एक घंटा आप अपनी हॉबी के लिए रख सकते हो। आपको जो भी चीजें करना पसंद हो, आपको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कोई किताब पढ़ना पसंद है, या फिर आपको मूवीज देखना पसंद हो, गाने वाने सुनना पसंद हो, लड़के हैं तो अगर उन्हें फिजिकल एक्सरसाइज, कोई जिमिंग में इंटरेस्ट हो, लड़कियों को भी होता है, जैसे मैं वॉक करने जाती थी, डेली का मेरा ये शेड्यूल था कि मेरे को 1 घंटा वॉक करनी ही करनी है, थोड़ा सा उससे हेल्थ मेंटेन रहती है, ऑल्दो बीच बीच में बहुत वेट गेन हो जाता है बिकॉज हम इतना ज्यादा हमारी सिटिंग होती है पढ़ाई की, बट स्टिल थोड़ी सी आपकी हेल्थ मेंटेन रहे। तो बहुत ऐसी चीजें होती है जो आप फॉलो कर सकते हो, जैसे मुझे पोएट्री में इंटरेस्ट था, मुझे क्लासिकल डांस में काफी इंटरेस्ट था, तो मैं अपनी डांस क्लासेस भी मैंने बहुत बार अपनी पढ़ाई के बीच में ज्वाइन की है, और मैं अपनी क्लासिक अपनी कथक की प्रैक्टिस को मैं कंटिन्यू रखती थी। तो ये सब चीजें मैं भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए बीच बीच में करती रहती थी, ताकि उससे माइंड फ्रेश रहे और आप थोड़ा सा अच्छा फील करो, ताकि आप पढ़ाई भी फिर बेटर कर पाओ, आप बेटर फोकस कर पाते हो। और ये जो सब बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिविटी होती है, ये जो लोनलीनेस वाली एक फीलिंग होती है कि आपके साथ कोई नहीं है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि उन सब चीजों से आप बेटर डील कर पाते हो अगर आप खुश हो, और अगर आप अपनी मनपसंद चीजें कर रहे हो तो आप उसके अंदर खुश फील करते ही करते हो। तो वो मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन है, आप लोग कर सकते हो थोड़ा सा ये नेगेटिविटी दूर रख के। Daily or weekly study routine. Okay, this is like sharing the timetable. तो टाइम टेबल मैं, अगर आप लोग कहोगे तो मैं अपनी एक टाइम टेबल की एक पिक्चर अपलोड कर दूंगी, अगर आप लोग एक्चुअल में देखना चाहते हो, बट उसका कोई पॉइंट नहीं है, ट्रस्ट मी, सबका टाइम टेबल अपना डिफरेंट होता है, सबकी अपनी अलग कुछ नीड्स होती हैं पूरे दिन की। तो so sorry, I'm having a bad throat these days. तो आप मुझे लगता है कि आप लोग अपने लिए खुद ही अपना वो स्टडी रूटीन या अपना टाइम टेबल आप लोग बनाओ, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सको। तो वी हैव राधे राधे मैम। एस्पिरेंट हियर। हेलो, राधे 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 मैम। राधे, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैम, मैं प्रतीक शर्मा हूँ, मथुरा से हूँ और अभी 2025 के अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैम। ओके, हाय प्रतीक एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू मैम। मैम, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपने बहुत यूपीएससी पार कर सो लिया। मच, थैंक यू मैम, मेरा बस एक ये सवाल है, जैसे कि अभी मैं कोचिंग कर रहा हूँ अपनी प्रिपरेशन, तो उसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर वाइज सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाते हैं, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अब 4-5 सब्जेक्ट हो चुके हैं, अब चल रहा है हमारा एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पुराने जो बुक्स रखी रहती है, जो पुराने चैप्टर्स हो गए हैं, उनका रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैम उसमें कैसे बैलेंस करना, प्लीज आप बताइए। प्रतीक, व्हाट हैपेंस इज कि ना हम लोगों को जैसे बोलते हैं कि ना एक आइडियल टाइम वैसे कुछ होता नहीं है, बट जनरली बोलते हैं कि आप 3 महीने के अंदर अंदर लगभग पूरे सिलेबस की ना एक रीडिंग आप कर लो, ऐसा बोलते हैं। तो अगर आप 3 महीने में पूरा लगभग आप अपना सिलेबस कवर कर पाते हो, आप उसकी रीडिंग कर पाते हो। श्रुति मून, आदित्य ऐड श्रुति। मैम भेजा हुआ है बट अप्रूव नहीं हो रहा उनके साइड से। ओके ओके, तो प्रतीक, अगर आपने 3 महीने में फर्स्ट रीडिंग अपनी कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद आपके पास आराम से अगले 3 महीने हैं दोबारा पूरे सिलेबस की रीडिंग करने के लिए। ये तो होता है एक तरीका जो कि मैं फॉलो करती थी।
जी कुछ लोगों का तरीका ये भी होता है कि जैसे अगर आप अभी कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे सपोज आप हिस्ट्री स्पेक्ट्रम रीड कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपने जी मंडे टू सैटरडे आपने पूरी स्पेक्ट्रम रीड कर ली, और उसके बाद संडे को जो भी आपने पूरे हफ्ते में रीड किया है, तो आप एक बार ना थोड़ा से मोटा मोटा स्कैन थ्रू कर लो कि आपने क्या रीड किया है, और उसको एक बेसिक सा आप पूरा रिवीजन दे दो। आप उसके अंदर कुछ अलग से मतलब कुछ उस संडे वाले दिन कुछ और नई पढ़ाई मत करो। आप खाली जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है ना, आप उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, ये होता है एक तरीका, मतलब लाइक दूसरा। जी उसके अलावा रिवीजन के और बहुत तरीके होते हैं। तो जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग डेली बेसिस पे भी रिवाइज करते हैं। यश, हाय यश। वो मैं ट्राई किया था पर उससे हो नहीं पाया डेली वाले से, तो मैं थोड़ा थोड़ी टाइम मिलता है ना, डेली तो वाला उस डेली थोड़ा वाले सा से नहीं हो पाया। डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज हमने पूरा दिन वही चीज पढ़ी है और फिर लास्ट में हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है, कुछ लोगों के लिए नहीं करती है। तो जैसे मेरे लिए भी ये चीज वर्क नहीं करती कि मैं डेली बेसिस पर ही रिवाइज करूं। तो मैं तो जनरली ना ये 3 महीने वाला ही फॉलो करती थी, कि मैंने एक बार ही पूरा सिलेबस रीड कर लिया, उसके बाद 3 मतलब लगभग 2.5-3 महीने में मैं खत्म कर लेती थी सारी रीडिंग्स जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। उसके बाद फिर मैं फर्दर अपना सेकेंड राउंड स्टार्ट करती थी, फिर थर्ड राउंड। और मेरे तो जैसे ऑल दो इतने अटेम्प्ट्स हो गए, तो ग्रेजुअली वो काफी बार रिविजन हो गया। तो लाइक लक्ष्मी जैसे और कुछ हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, तो उनका ऐसा होता है कि उन्हें हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा रिवाइज करने की। जैसे कि लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, उसके अलावा हमारी ज्योग्राफी की जैसे स्पेशली 11th-12th की एनसीईआरटीज है। तो ये हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं। यश, मैं भी ओके। हाँ यश, बिल्कुल डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन अस। तो अगर आप मतलब आप देखो कि जो इम्पोर्टेंट बुक्स है ना, इनको ज्यादा मल्टीपल रिवीजन की जरूरत है। और जो कुछ ऐसी बुक्स हैं जैसे कि इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर रीड करते हो, तो अब इन्वायरमेंट जी और जैसे साइंस एंड टेक है, तो उसके लिए मेनली सजेस्टेड है 9th-10th की एनसीईआरटीज। अब ये ना ऐसी बुक है कि अगर आपने एक दो बार भी पढ़ ली है ना, तो मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट है, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड हमारे टॉपिक्स होते हैं। एनवायरमेंट, साइंस, जी मैम। इकोनॉमी, इनमें से बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं, बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस। तो इनके लिए ना आपको बार बार बुक्स उतना रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपने एक दो बारी पढ़ लिया, आपको बेसिक्स की क्लैरिटी आ गई है, उसके बाद आप अपने करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो करो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, आप आंसर राइटिंग करो। और लेकिन जो हमारी मेजर स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे कि लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम, इनको आप मल्टीपल टाइम्स रीड करो, बिकॉज इनको बहुत ज्यादा रिटेन करना होता है हमें, और एग्जाम में वो रिकॉल करने के लिए तो जितनी बार आपने रिवाइज करा होगा ना, उतना इजीली आप रिकॉल कर पाओगे। तो लक्ष्मीकांत मैंने खुद 15 बार में अभी तक पढ़ चुकी होंगी कम से कम, पिछले 4-5 साल में। मैम रिजल्ट भी उसका आ गया मैम। हाँ हाँ मैम एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम राधे राधे मैम, भैया जी राधे राधे, कभी राधे पधारिएगा मैम राधे। मथुरा मैम। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, बिल्कुल जरूर ओके आएंगे। मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू एंड मैम, प्रतीक, राधे आप राधे। प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जी सर, जी सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और मैम कोई ऑलरेडी है कई लोगों आदित्य? को रिक्वेस्ट जा चुकी है, मतलब हैं तो बहुत लोग, बट वही प्रॉब्लम है कि कुछ लोग अप्रूव कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। लाइव में ये प्रॉब्लम आती है बहुत बार आदित्य, कि हम ना ऐड नहीं हो पाते हैं या फिर रिक्वेस्ट नहीं भेज पाते हैं, जी। बहुत से ऐसी काफी प्रॉब्लम होती है। विशाल गुप्ता इज रिक्वेस्टिंग, देखो अगर इनकी रिक्वेस्ट है तो। अब आप ऐसे समझिए कि हमने और मैम ने प्लान किया था कि 30 से 35 मिनट का लाइव सेशन करेंगे, और मैम को इतना मजा आया आप लोगों के साथ में जुड़ करके कि 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। हाँ वैसे काफी देर हो गई आदित्य। और और एक बार लास्ट हम लोग ट्राई कर लेते हैं, अगर तो कोई जुड़ता है तो ठीक है, नहीं तो इस सेशन को यहीं पेंड करते हैं। यस यस यस, एक बार आप देख लो, अगर कोई ऐड हो पाए तो ठीक है, अगर किसी की रिक्वेस्ट यस मैम। अप्रूव हो पा रही है। कोई गाइस एंड ऐप ऑल्सो में कोई ये जो टेक्निकल वीडियो है, एरर आ रहा है, इस वजह से हम लोग ऐड नहीं जी, कर पा रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये आप लोगों को जो है अपनी यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, तो वहां से आप जो है ये सारी चीजें डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हैं। एंड यस यस। ऑल्सो और मैम का जो है इंस्टाग्राम अकाउंट, आप लोग उन पे भी मैसेज कर सकते हैं। आदित्य सी, अगर काश 9689 की अगर कोई रिक्वेस्ट हो तो ही इज अगेन एंड अगेन आस्किंग टू ज्वाइन। ओके मैम, मैंने इनको रिक्वेस्ट भेज दी है, अब देखते हैं।
जॉब के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं कार्ती। यस, बिल्कुल बिल्कुल जॉब के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप अपना थोड़ा सा मैनेज कर पा रहे हैं, अगर आप 5-6 घंटे की भी पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली जॉब के साथ मैनेज कर सकते हैं। हेलो। Hi, ma'am. हाय, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Ma'am, I'm Kash Madhure from Bihar. ओके, हाय। Hi, ma'am. व्हाट डू यू Ma'am, my first attempt will be in 2025, but ओके simultaneously with graduation, I am preparing for UPSC also, and my optional will be PSIR, and my graduation subject also is PSIR, मतलब political science honors. ओके 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 ओके, गुड But इनफ, गुड ma'am, इनफ। I have issues related to current affairs. मैम ये हर 15 तारीख को ये मंथली मैगजीन आ जाता है, इसको कवर करने में बहुत इशू है मैम। इसको मतलब मैं कैसे, इसमें इतना इंफॉर्मेशन रिच है, मैं इसको कैसे रिवाइज करूँ, कैसे टाइम निकाल के स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ, और इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो मैं उसको कैसे प्रीलिम्स में अटेम्प्ट कर सकूं। 12 मैगजीन हो जाएगा तब तक 1 साल के अंदर में, तो मैम वो दिक्कत है मुझे। ओके ओके, सी काश, ये एक ऐसी चीज है जो कि एक नेसेसिटी है, ठीक है। आप ना इसको पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसके बस कुछ ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं इन मैगजीन्स के। जैसे कि मेरा क्या था कि मुझे भी बहुत ज्यादा ना रीडिंग पसंद नहीं है, तो मैंने इस करियर को चूज तो किया जिसके अंदर बहुत रीडिंग की जरूरत है, बट पर्सनली मुझे रीडिंग पसंद नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे ना ऑडियो वीडियो जो मैकेनिज्म होता है, जो विजुअल है, वो मुझे थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट लगता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रही है और आप उसको मतलब रिटेन नहीं कर पा रहे हो उतना ज्यादा, और उतना कवर भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप ना कुछ दिनों के लिए आप ना वीडियोस ट्राई कर सकते हो। तो आजकल है ना मतलब दोनों चीजें ना इक्वली अवेलेबल है मार्केट में। तो जैसे कि ये जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, उसी तरीके के ना डेली एनालिसिस की न्यूज अभी आती है यूट्यूब पर। बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसके अंदर ये जो वीडियोस हैं वो आती है। तो अगर उसके अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है रीडिंग में और उसकी रिटेनिंग में, और अगर वो बल्कीनेस आपको अफेक्ट कर रही है, तो उस केस के अंदर यू कैन ट्राई दी वीडियोस। और वो बहुत सारे उसकी है, तो मैं कोई पर्टिकुलर रिकमेंड नहीं करूंगी, दैट यू कैन एक्सप्लोर फॉर योरसेल्फ। तो आप क्या करो कि आप है ना एक दिन लगाकर और अलग अलग 3, 4, 5 जो भी अच्छे आ रहे हैं ऊपर शो हो रहे हैं, आप ना उनको सुनो, और उनमें से जो आपको सबसे बेटर लगता है ना, फिर आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं अपना पर्सनल बता सकती हूँ, तो ओनली IAS की वीडियोस हैं। ओनली IAS एक चैनल है जो कि सुमित रेवरी, अगर आपने नाम सुना, उनका चैनल है। तो मैं उनको मैम नेटवर्क इशू हो रहा है। एम आई ऑडिबल आदित्य? एम आई ऑडिबल? यस मैम, आपकी वॉइस आ रही है। ओके, सो आई गेस काश की साइड से कोई इशू होगा। हेलो हेलो मैम, क्या नाम है गुड इवनिंग मैम। आपका? मैम विशाल कुमार। क्या? विशाल कुमार गुप्ता मैम। ओके ओके, हाय विशाल। जी मैम, मेरा NCERT कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो विशाल, तो आप थोड़ा सा और उसके अंदर एफर्ट्स पुट इन करो, थोड़ा और टाइम दो तो वो कंप्लीट हो जाएगी। मैम फर्स्ट मतलब UPSC के लिए सब कहते हैं कि NCERT जरूरी है, हाँ, बट NCERT मतलब तो थोड़ा करते हैं, उसके बाद कंप्लीट होता ही नहीं है, उसके बाद और सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते टाइम मिलता ही नहीं। तो आप है ना थोड़ा सा बेटर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दो विशाल। आप देखो मैम कि हाँ बोलो। जॉब के साथ हम लोग कर रहे हैं मैम तैयारी 2025 के लिए। ठीक है,
आप कितना टाइम दे पाते हो अपनी पढ़ाई को? मैम अभी यूपीएससी वाला फिजिक्स वाला के कोचिंग में मैंने मतलब 6 घंटा क्लास करते हैं और ऑप्शनल लगा के 8 घंटा हो जाता है और 2 घंटा अपना सेल्फ स्टडी करते हैं। अच्छा ठीक है। तो विशाल मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप लगभग 10 घंटे अपनी पढ़ाई को दे रहे हो अपनी जॉब के साथ साथ। जी मैम। तो आप अपनी जॉब तो कंटिन्यू रखो और आप एक काम कर सकते हो, आप 25 में एग्जाम देने वाले हो ना? तो जी अभी मैम आपके पास 25। लगभग 2 साल है। तो इन 2 साल में ना आपकी कोचिंग तो अभी खत्म हो जाएगी ना, 7-8 महीने में। कोचिंग का टाइम इससे ज्यादा लंबा नहीं होता है। जी मैम जनवरी फरवरी में खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप क्या करो, आप है ना अपनी कोचिंग में जो भी आपको पढ़ा रहे हैं ना, आप उस पे फोकस करो। आप वहाँ पे ध्यान से आप अपनी बिल्कुल क्लासेस अटेंड करो और आप टीचर्स को सुनो कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। और उसी को अभी ना उतना ही अगर आप फॉलो कर पा रहे हो कि 2 घंटे में आप लगभग वही रिवाइज कर लो कि आपने वहाँ पे क्या पढ़ाई की है, तो मुझे लगता है कि अभी के लिए उतना काफी है। जब आपकी ये कोचिंग खत्म हो जाएगी तो आपके पास ये 10 घंटे पूरे फ्री हो जाएंगे सेल्फ स्टडी के लिए, है ना? जी मैम। तो आप उसमें से 10 घंटे की भी जरूरत नहीं है। जब आपके पास आपका टाइम पूरा अवेलेबल होगा कोचिंग खत्म होने के बाद, तो जनवरी के बाद या फरवरी के बाद जब भी, तो आप 7 से 8 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर पाओगे। तब आप अपना कंप्लीट कर लेना। उसके बाद भी आपके पास पूरा 1 साल होगा क्योंकि आप अगला उसी नेक्स्ट अटेम्प्ट दोगे। तो मैम वो कंप्लीट, तब मुझे लगता है कि आपका वो पूरा 1-1.5 साल में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और हिंदी मीडियम है मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है विशाल, हिंदी मीडियम से तो बहुत अच्छा रिजल्ट अब आ ही रहा है और वो आप खुद भी देख रहे होगे। तो मुझे नहीं लगता कि मीडियम उतना अफेक्ट करता है। अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और आप लोगों के सामने बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आप रवि से हाग सर को देख लीजिए, आप दिव्या तंवर मैम को देख लीजिए, तो आपके सामने ऑलरेडी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। मैम PSIR ऑप्शनल है मेरा। बहुत अच्छा ऑप्शनल है। आपको वो जीएस में भी काफी हेल्प करेगा। और उसके अलावा भी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट भी वो बहुत अच्छा ऑप्शनल है। इस बार इनफैक्ट आप देखोगे तो PSIR ऑप्शनल का बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है, बहुत सारे बच्चे उसमें से सेलेक्ट हुए हैं। जी मैम। ओके ओके विशाल, थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके आदित्य, मैम आई थिंक अभी मुझे थोड़ा जाना जी है। मैं वही कहने जा रहा था क्योंकि ऑलरेडी जो है कई लोगों की क्वेरीज ऑलरेडी सॉल्व अप कर चुकी हैं। यस यस। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग मैम। नॉट एबल टू सी यू। हाँ मैम, वो जरा छत पे थोड़ा अंधेरा है ना। हाँ मैम, ओके सबसे पहले तो मैम आपको अपनी सफलता पे शुभकामनाएं देता हूँ। और मैम मेरे सिर्फ प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एक बार आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ मैम, आई एम डॉक्टर शिशिर। MBBS किया था मैंने ग्रेजुएशन में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेरठ से। ओके, तो क्या नाम है आपका? मैम डॉक्टर शिशिर। शिशिर शिशिर, ओके ओके, हाय, सो आई विल कॉल यू डॉक्टर, सो हेलो डॉक्टर। अरे मैम कोई नहीं, थैंक यू। अच्छा मैम, मेरे ना सिर्फ 2 ही प्रश्न है। मैम पहला प्रश्न तो ये है कि मैम अकेडमिकली कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे, ठीक है सब सिलेबस कंटेंट वगैरह सब ठीक है। बस मैम 3 प्रीलिम्स में लगातार फेल हो गया हूँ, तो ऐसा बहुत मानसिक दबाव है ऊपर, तो वो समझ नहीं आ रहा है मैम इससे कैसे लड़े। और मैम हाँ जी, हाँ मैम, इसके बाद दूसरा सवाल है लास्ट। ओके सी, देखिए आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं और मुझे लगता है कि जितना प्रेशर डॉक्टर्स हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो मेंटल कंडीशन हो, इमोशनल हो या फिजिकल हो, उतना तो कोई दूसरा इंसान कर ही नहीं सकता है। तो पहली बात तो आपके मन में ये डाउट वैसे आना नहीं चाहिए था, बट स्टिल ओके, आई अंडरस्टैंड 3 प्रीलिम्स फेल्ड, तो वो थोड़ी सी नेचुरल बात है कि थोड़ा सा हम मेंटली सफोकेटेड फील करते हैं। तो उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास आपकी रियल मोटिवेशन है, आपको लगता है कि आप कर लोगे, आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, गाइडेंस है, तो चाहे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने 3 प्रीलिम्स फेल किए हो, आपके पास अभी बहुत अटेम्प्ट है, आपके पास 3 अटेम्प्ट्स और है। और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना हमें सिर्फ एक ही अटेम्प्ट चाहिए। ये एक ऐसी मोटिवेशन थी जो मैं खुद को देती थी डिस्पाइट फेलिंग 5 अटेम्प्ट्स। तो जब भी नहीं होता था ना, तो मैं हमेशा खुद को एक ही बात बोलती थी कि कोई बात नहीं,
इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें सिर्फ एक अटेम्प्ट चाहिए, और हमें यूपीएससी ने ऑलरेडी 6 अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो उसने भी कुछ सोच कर दिए होंगे। तो आप 3 में इतना डिसहार्टन मत होइए, आपके पास अभी 3 और बचे हुए हैं, तो आप उसके अंदर भी अपनी पूरी जान लगा के कर सकते हो। और मुझे लगता है कि अगर आपने ऑलरेडी, आप एक एमबीबीएस डॉक्टर हो, तो आपको प्लान बी की भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास प्लान बी तो है ही। तो आप थोड़ा सा और एक वो चैलेंज सा एटीट्यूड लेकर आप कर सकते हो। ठीक है मैम। मैम थोड़ी ना हमेशा जीतने की आदत रही है, 3 बार फेल होने पे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आसमान से फेंक दिया। खैर ऐसा मैम लगता है डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल समझती हूँ। ये की बहुत ही नेचुरल सी फीलिंग होती है कि जब हम फेल हो जाते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना कि हम फेल हो गए हैं। बट मैं ये कहूंगी कि आप है ना इस चीज को फेलियर की तरह मत देखो। अगर कोई आपसे पूछे भी कि आप अपने फेलियर्स को डिस्क्राइब करो या आप क्या चीज समझते हो, तो सपोज अगर ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके अंदर बोलना चाहिए कि आप लाइफ में कोई भी चीज ना एज फेलियर नहीं देखते हो। इनफैक्ट आप हर एक चीज को एक एक्सपीरियंस की तरह देखते हो। तो आप है ना अभी से इस आइडियोलॉजी को अपने अंदर लेकर चलो कि ये कोई फेलियर नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इससे सीखा है और इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जिसको मैं आगे लेकर अपनी सक्सेस में कन्वर्ट करूंगा। आप अपनी इस आइडियोलॉजी से अगर आप चलोगे ना, तो मुझे लगता है कि एकदम से इमीडिएट इफेक्ट के साथ आप बेटर फील करना स्टार्ट करोगे। और बाकी तो आपके अंदर ऑलरेडी मोटिवेशन होगी ही कि आपको क्यों सिविल सर्वेंट बनना है। तो आप अपनी उस मोटिवेशन को अलाइव रखो, उसके बारे में बार बार सोचो, और थोड़ा सा आप अपनी हॉबीज को भी फॉलो कर सकते हो, थोड़ी सी अपनी एक इमोशनल और मेंटल अच्छी हेल्थ के लिए। मैं भी ऐसा करती थी, तो वो भी काफी हेल्प करता है हमें इस नेगेटिविटी और डीमोटिवेशन को दूर रखने में। मैम हॉबी पोएट्री की है। पर एक सेशन करूंगी ऑलरेडी, एक शिवेन चौधरी सर हैं, इवन ही सिलेक्टेड दिस टाइम, तो मैं उनके साथ एक मेंटल हेल्थ के ऊपर भी एक सेशन हम लोग करेंगे। तो आप वो भी, आप उसको भी आप देख सकते हो, तो थोड़ा सा आपको मुझे लगता है हेल्प मिलेगी कि कैसे उन चीजों के साथ डील करना चाहिए। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बाकी हॉबी है मेरी पोएट्री, एक अभी लिखी भी है। हॉबी है डॉक्टर साहब, मेरी भी यही हॉबी थी। मैं भी यही करती थी। अगर मेरे को लिखने का टाइम नहीं होता था तो एटलीस्ट मैं पढ़ लेती थी। मैं डेली बेसिस पे बहुत सारी पोएम्स और शायरीज पढ़ती थी, मैं पुराने गाने सुनती थी। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि अच्छी होती है, इन सब चीजों में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमन बींग्स ही हैं। तो जो सभी लोग सेलेक्ट हुए ना, वो सब भी तो इंसान है, वो सब भी ह्यूमन बींग्स हैं। सबकी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, उनकी भी एक पर्सनल लाइफ होती है। तो उन सब चीजों को साथ में लेके ही हर कोई पढ़ाई करता है। और मुझे लगता है कि जो लोग उन सारी चीजों को बेटर तरीके से मैनेज कर पाते हैं, तो वो थोड़ा मतलब वो आई गेस उस चीज को सक्सेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैम 2 पंक्ति की एक पोएट्री सुना दूं, थोड़ा माहौल हल्का हो जाए। बिल्कुल। इस सेशन को इसी पोएट्री के साथ हम लोग एंड भी कर देंगे, तो सबसे बेस्ट एंडिंग। ओके मैम। मैम जस्ट अ शायरी थी, ओके, वो थोड़ा लिखा कि मैम कुछ ऐसा था कि उफ ये तुम्हारी जुल्फे सुनहरी, उफ ये तुम्हारी जुल्फे सुनहरी, लगती हैं ऐसे जैसे लिपटे हों सांप चंदन के पेड़ से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका मतलब मैं समझ गई। वेरी गुड। ठीक है मैम, ऑल द बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट टू यू टू डॉक्टर। ठीक है। ओके आदित्य, लेट्स एंड द सेशन। आई गेस कि सब लोगों को थोड़ा हेल्पफुल लगा हो ये सेशन। बिल्कुल मैम, हेल्पफुल रहा है। डाउट्स से मैंने ट्राई किया है उनको एड्रेस करने के लिए। स्टिल कुछ बचे हो तो प्लीज फील फ्री टू मैसेज मी, या हम कभी दोबारा सेशन कर सकते हैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा। एंड मैम थैंक यू सो मच कि आपने आपने इतना टाइम दिया, बिकॉज मैं पहले से ट्राई कर रहा था, आप भी ट्राई कर रही थी, और देन अब जा करके जो है टाइम दोनों को मिला। सो थैंक यू सो मच मैम। Okay, Aditya, thank you so much. Thank you all of you for attending the session, and it was lovely interacting with all of you. Thank you. Good night.